हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमित अपनी माँ कमला के साथ रहता था। सुमित एक पागल लड़का था, पर फिर भी कमला सुमित को खुद से दूर नहीं करती और उसको खुद के पास रखती। कमला ने दुनिया से ये सच छुपा रखा था कि उसका बेटा सुमित पागल है। ऐसे ही एक दिन कमला बाजार जाती है और बाजार जाने से पहले कमला अपने बेटे सुमित से कहती है, सुमित बेटा, मैं ना अभी बाजार जा रही हूँ। मैं जब तक घर ना आऊँ तब तक तुम बाहर मत जाना, ठीक है? पर माँ, मैं बाहर क्यों ना जाऊँ? आप मुझे हमेशा बाहर जाने से क्यों रोकती हैं? अब मैं तुझे क्या बताऊँ बेटा, अगर मैंने तुझे बाहर भेजा तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि तू एक पागल है, और अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो शायद वो तुझे मेरे पास नहीं रहने देंगे और तुझे मुझसे दूर पागल खाने भेज देंगे। माँ, क्या हुआ? बताओ ना, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती हो? बेटा सुमित, बाहर राक्षस घूमते हैं। अगर उन्हें तुझ जैसा कोई हैंडसम लड़का दिखता है तो वो राक्षस उसको उठाकर लेकर अपने ग्रह पर चले जाते हैं, जिसके बाद वो उसको जलाते हैं और फिर खा जाते हैं। हाँ, क्या सच में ऐसा होता है? अगर ऐसा ही होता है ना तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा माँ। कहीं उस राक्षस की नजर मुझ पर पड़ गई तो? और अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे खा जाएगा ना माँ? हाँ बेटा, वो तुझे खा जाएगा। अच्छा, मैं बाजार जा रही हूँ, खाने के लिए सब्जी भी लानी है। अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता दे, मैं तेरे लिए बाजार से वो सामान लेते हुए आऊंगी। नहीं माँ, आप जाकर सब्जी ले आओ, मैं आपका यहीं इंतजार करूंगा। कमला बाजार चली जाती है तो वहीं सुमित अपने कुछ खिलौनों से खेल रहा था। वो कुछ देर अपने खिलौनों से खेलता है, तभी उसे भूख लगती है और वो खुद से कहता है, मुझे भूख लगी है, क्यों ना मैं कुछ खा लूं? पर मैं खाऊं कैसे? माँ तो है ही नहीं, मुझे खाना कौन देगा? मैं स्ट्रॉन्ग लड़का हूँ, मैं खुद ही खाना ले सकता हूँ। ये बोलकर अब सुमित किचन में जाता है और रोटी सब्जी ले लेता है, और सब्जी ठंडी थी और उस ठंडी सब्जी को देखकर सुमित खुद से कहता है, अरे ये तो बहुत ठंडी सब्जी है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। माँ होती तो इसको गर्म कर देती। हाँ, आइडिया, क्यों ना मैं खुद ही सब्जी को गर्म कर लूं? पर मैं सब्जी कैसे गर्म करूं? मुझे तो आती ही नहीं। सुमित खुद से बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर गैस पर जाती है और गैस को देखकर सुमित सोचता है, माँ इस पर ही खाना बनाती हैं, साथ ही वो यही खाना गर्म करती हैं। क्यों ना मैं भी एक बार इस पर खाना गर्म करूं? सुमित गैस पर खाना गर्म करने की सोचता है और जैसे ही वो सोचता है ठीक वैसा ही वो करता है। सुमित अब गैस पर सब्जी रखकर गैस जलाता है। जैसे ही गैस जलती है वैसे ही आग को देखकर सुमित घबरा जाता है और घबराकर चिल्लाते हुए घर से बाहर जाता है। आग आग, बचाओ, आग मुझे जला देगी। सुमित अपने सर पर दोनों हाथ रखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। सुमित के माथे पर पसीने ही पसीने थे। उसको इस तरह डरा हुआ देखकर सुमित की एक पड़ोसन आंटी उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? वो आग, वहाँ आग है, बचाओ मुझे, वो आग मुझे जलाकर मार देगी। कहाँ है आग बेटा? चलो मुझे दिखाओ। अपनी आंटी की बात सुनकर सुमित अपनी आंटी को अपने घर लेकर जाता है और गैस की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, वो रही आग, मुझे बचा लो आंटी जी, वो मुझे मार देगी। वो आग वाला राक्षस है ना? नहीं बेटा, ये तो मामूली सी आग है, इसी पर तो खाना बनता है, पर तुमने इसको ऐसे ही जलता छोड़ दिया। इससे कोई बड़ी दुर्घटना भी तो हो सकती थी। मैं जानता हूँ आंटी, ये आग वाला राक्षस है, ये मुझे मार देता। सुमित ऐसी बचकानी हरकत क्यों कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी मानसिक हालत ही ठीक नहीं है। कहीं ये पड़ोसन ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर कमला आती है और अपनी पड़ोसन को अपने घर में देखकर उससे कहती है, अरे बहन जी, आज आप यहाँ कैसे? कोई काम है क्या? काम तो नहीं था बहन जी, पर मुझे आपके बेटे का सच पता चल गया। मेरे बेटे का सच पता चल गया? मतलब? कमला की बात सुनकर कमला की पड़ोसन उसे सारी बात बताती है और उसको कहती है, कमला, जब तेरा बेटा पागल है तो तू उसको पागल खाने क्यों नहीं भेज देती है? नहीं, मैं अपने बेटे को पागल खाने नहीं भेज सकती, क्योंकि वहाँ पर मेंटली शॉक दिया जाता है और मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा मेंटली शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके पापा के जाने के बाद मेरे पास इसके अलावा और कोई नहीं है, और अगर कहीं इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? पर बहन, तुझे अपने बेटे को तो ठीक कराना ही होगा ना। खुदा ना खास्ता अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे बेटे को कौन संभालेगा? और अगर तू अपने बेटे को पागल खाने नहीं भेजना चाहती तो तू उसकी शादी करा देना। पर मेरे बेटे से शादी कौन करेगा? मेरा बेटा तो वैसे मेरी नजरों में एक लड़की है, पर वो सांवले रंग की है, साथ ही वो थोड़ी गरीब है, लेकिन हाँ बहुत समझदार है और होनहार भी। वो तेरे घर को अच्छे से संभाल कर रखेगी। पर बहन, वो भले ही रंग की काली हो,
पर वो भी एक अच्छे घर की लड़की है, उसका भी कोई सपना होगा। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि लड़की चाहे कैसी भी हो, पर कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसकी शादी किसी पागल से हो। देख बहन, अगर तू चाहती है कि तेरे बेटे की शादी हो जाए तो तुझे इसके पागलपन को छुपाना होगा। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर कमला सहमत हो जाती है और अपनी पड़ोसन के कहे अनुसार वो अपने बेटे के पागलपन को छुपाए रखती है। जिसके बाद अब बहुत ही जल्द उसके बेटे सुमित की शादी राधा नाम की लड़की से होती है। शादी की रात राधा अपने कमरे में बैठकर पति का इंतजार कर रही थी। अब जब सुमित अपने कमरे में आता है तब वो राधा को देखकर चिल्लाते हुए अपनी माँ को आवाज लगाकर बुलाता है। माँ, माँ यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? माँ देखो ना, ये लड़की कैसे मेरे फूलों वाले बिस्तर पर बैठी हुई है। बेटा, ये तेरी पत्नी है, आज के बाद तो इसके साथ ही सोएगा। नहीं माँ, मुझे किसी के साथ नहीं सोना। और ये पत्नी क्या होता है, मुझे ये मेरे कमरे में नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, बहू आजा मेरे साथ मेरे कमरे में चल। राधा बिना कुछ बोले अपनी सास के साथ उसके कमरे में चली जाती है और वो उससे कहती है, माँ जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या सुमित जी पागल हैं? हाँ बहू, मेरा बेटा यानी तेरा पति सुमित पागल है। बहू मैं जानती हूँ कि जब तू ये सुनेगी तो शायद तुझे ये जरा भी अच्छा ना लगे। माँ जी, आपका बेटा पागल है ये जानते हुए भी आप अपने बेटे की शादी कैसे करवा सकती हैं? आपने तो मेरी लाइफ ही खराब कर दी माँ जी। बहू मुझे माफ कर देना, पर मैं तुझसे ये सच्चाई नहीं छुपाना चाहती थी, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए ऐसा करना पड़ा। बहू मेरा यकीन कर, मेरा बेटा पैदाइशी पागल नहीं है, वो अभी पागल हुआ है। पर माँ जी, सुमित पागल कैसे हुए? बहू सुमित ने डॉक्टर की पढ़ाई की, पर उसकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सुमित समय के साथ पागल हो चुका था। और उसका कारण ये था कि सुमित एक दिन अपने पिता के साथ अपना एग्जाम देने गया था, और जब वो अपना एग्जाम देकर बाहर आता है तो उसके सामने उसके पिता जिंदा नहीं, बल्कि उसके सामने उसके पिता की लाश पड़ी थी। वो अपने पिता के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर सुमित के सबसे ज्यादा कोई क्लोज था तो वो उसके पिता थे। और बस ये बात उसके दिमाग पर असर कर गई और मेरा बेटा। इतना बोलते ही कमला रोने लगती है, पर राधा दिल की काफी अच्छी और समझदार लड़की थी, इसीलिए वो अपनी सास को शांत करवाती है और उससे कहती है, माँ जी आप शांत हो जाइए, अब सुमित जी के ठीक होने का समय आ गया है। इतना बोलकर राधा पागल खाने कॉल करती है और सुमित को पागल खाने भेज देती है। ये देखकर कमला अपनी बहू से कहती है, बहू तूने ये क्या किया, मेरे बेटे को पागल खाने भेज दिया। मैं जिससे उसको दूर रखती थी तूने उसको वहीं भेज दिया। माँ जी आप मुझ पर विश्वास कीजिए, अगले 1 महीने के अंदर ही सुमित जी वापस आएंगे, और वो भी बिल्कुल ठीक होकर, क्योंकि पागल खाने में मेरी एक दोस्त है और वो एक डॉक्टर है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। कमला के पास अब इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ पूरी 1 महीना गुजर जाता है। अगले 1 महीने बाद राधा का पति पागल खाने से घर वापस आता है, जहाँ कमला और राधा देखते हैं कि सुमित पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अपने बेटे को बिल्कुल ठीक ठाक देखकर कमला अपनी बहू से कहती है, बहू मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तूने तो सच में मेरे बेटे को ठीक कर दिया। हाँ राधा, तुम मेरे लिए लकी हो, तुमने मुझे ठीक कर दिया। और अब तुम्हारा पति पागल खाने से आया पति तुमसे वादा करता है कि अब वो तुम्हारा पूरी तरह ध्यान रखेगा। सुमित पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जिसके बाद आप सभी खुशी के साथ एक साथ रहते हैं। अद्विका रात को अपनी दोस्त जिया के साथ ऑफिस से घर आ रही थी कि तभी जिया कहती है, यार मुझे ना बहुत भूख लग रही है। अब इतनी रात को खाना कहाँ मिलेगा? थोड़ा जल्दी जल्दी चल ना कुछ तो मिल ही जाएगा यार। अच्छा ठीक है, चल देखते हैं, अगर कुछ मिल जाता है तो। दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगते हैं। तभी अद्विका को नजर आता है कि सामने किसी की शादी पार्टी हो रही है और वो जिया से कहती है, यार देख सामने शादी हो रही है। हाँ तो? अरे तुझे भूख लग रही है ना, चल आज की पार्टी मेरी तरफ से। ओ तो तू ये चाहती है कि मैं यहाँ जाऊँ और खाना खाऊं, यानी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? चाहती क्या है, तू जाएगी और तुझे जाना ही पड़ेगा, कह दिया बस कह दिया। अद्विका उसका हाथ पकड़कर उस शादी में ले जाती है और दोनों वहाँ जाकर सभी को हाय हेलो करने लगते हैं। अद्विका जल्दी से माजा का भरा हुआ गिलास उठाकर पीने लगती है। तभी जिया उसके सर पर मारते हुए उससे कहती है, अरे ओ मैडम, हम यहाँ खाना खाने आए हैं, पार्टी एंजॉय करने नहीं, जो तू बड़े मजे से माजा पिए जा रही है। यार तुझे पता है ना
कि मुझे माजा कितना ज्यादा पसंद है। इसका रस जब जुबान पर आता है ना, तो होठों से लेकर दिल तक सब रसीला हो जाता है। हाँ हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, पर अभी अपनी माजा का मजा बाद में लियो। चल पहले कुछ खा लेते हैं। खाते हैं। तुझे पता है ना, मुझे माँ माजा नहीं पीने देती। तब भी यार, जितना एक शराबी शराब नहीं पीता ना, उससे ज्यादा तो तू माजा पी जाती है। यार, जब से कैटरीना कैफ ने माजा का ऐड टीवी पे किया है ना, बस तभी से मैं तो कैटरीना की और माजा की दोनों की फैन हो गई हूँ। अच्छा चल, अब जल्दी जल्दी खाना खाते और निकले यहाँ से, वरना कहीं पकड़े गए तो। दोनों जल्दी से खाना खाकर उस बेगानी शादी से निकलकर अपने घर की ओर चल देती हैं। ऐसे ही दोनों अपने घर के लिए निकल जाती हैं और रास्ते में अद्विका अपने लिए 2 बोतल माजा ले लेती है। ऐसे ही अगली सुबह अद्विका नाश्ता करते समय फ्रिज में से माजा लेकर आती है और पीने लगती है कि तभी उसका भाई रोहन कहता है, ओए दीदी, मम्मी को बताऊं कि तू फिर से माजा खरीद कर लाई है और सुबह सुबह ही पीना शुरू कर दिया। भाई, तुझे पता है ना कि मम्मी को पता लग गया तो मेरी ऐसी कम तैसी कर देंगी। अरे फिर क्यों चिल्ला रहा है? किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है? तुझे पीनी है तो ऐसे ही बोल देना, फंटी क्यों बेल रहा है? हाँ, रुक तू। मम्मी, जरा इधर आना। इतने में वहाँ पर उसकी मम्मी सीमा आती है और कहती है, अरे क्या हुआ? मम्मी, मना किया है ना आपने इसको कि माजा नहीं पीनी, मगर फिर ये माजा की बोतल लेकर आई है और पी रही है यहाँ बैठकर। क्यों रे, तेरा दिमाग काम नहीं करता क्या? कितनी बार तुझे समझाया है कि किसी भी चीज को ज्यादा खाने पीने से हमारी हेल्थ पे कितना बुरा असर होता है। हे भगवान, मुझे डेंगू भी नहीं होता कि डॉक्टर मुझे बोले कि पेशेंट को सिर्फ माजा ही दिया करो। हे भगवान, आपको यही नालायक देनी थी क्या? ऐसे ही समय बीतता जाता है और अद्विका का बर्थडे आता है, जहाँ बिना मेहमान के बस फैमिली में ही छोटा सा सेलिब्रेशन होता है और अद्विका अपने लिए माजा की बोतल की शेप का केक लेकर आती है। जब उसकी मम्मी और भाई वो केक देखते हैं तो वो कहते हैं, हे भगवान, अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता। दीदी, केक भी माजा की बोतल जैसा बनवा लाई। क्या करूँ मैं इस लड़की का? दीदी, लड़कियाँ चॉकलेट की दीवानी होती हैं, शॉपिंग की दीवानी होती है, और तू माजा के पीछे पड़ी है। रोहन बेटा, तेरी दीदी का जन्मदिन है ना, तो उसको जो अच्छा लगा तभी तो वो लेकर आई है ना। हाँ माँ, तभी तो लाई हूँ मैं। आप नहीं समझ पाओगे मेरी और मेरी माजा की फीलिंग्स को। मम्मी, इसके लिए तो आप एक छत पर टंकी लगवा दो जिसमें माजा ही भरी हो। वाह मेरे छोटे भाई, आज की ना तूने कोई दिमाग वाली बात। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो केक काट ले अब। हाँ मम्मी। तीनों मिलकर केक कट करते हैं और एक दूसरे के फेस पर लगाते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी मजाक चलता रहता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन अद्विका को बहुत तेज बुखार हो जाता है, जिसके लिए उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका बुखार चेक करके उसको दवा देकर भेज देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर अद्विका का बुखार बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। उसकी मम्मी फिर से उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट्स को देखकर कहते हैं, जी, इनको डेंगू हुआ है और मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और इनको 1 हफ्ते तक सुबह शाम ग्लूकोज लगाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर, आप अच्छे से इसका इलाज करिए। अब अद्विका को डॉक्टर अपनी क्लिनिक में एडमिट कर लेते हैं और सुबह शाम उसको अब ग्लूकोज लगाया जाता है। ऐसे ही कुछ समय बाद डॉक्टर उसको क्लिनिक से छुट्टी दे देते हैं और तभी डॉक्टर सीमा से कहते हैं, जी, इनको आप जितना हो सके माजा, फ्रूटी यह सब पिलाना, इनकी सेहत के लिए अच्छा है। जी डॉक्टर। दोनों माँ बेटी अब घर आ जाती हैं। घर आकर सीमा अद्विका को उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ उसको दवाइयाँ देकर उसकी माँ माजा पिला देती है। अब सुबह शाम उसको ज्यादातर माजा ही दिया जाता था। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन जब उसकी मम्मी उसको माजा देती है तो वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी क्या है, जब देखो तब मुझे यही पिलाती रहती हो। अरे मैं पक गई हूँ इससे। पहले तो तुझे बहुत पसंद था ना बेटा। हाँ, लेकिन अब पसंद नहीं है। प्लीज मेरे सामने से ये माजा ले जाओ। ठीक है, मगर अब डॉक्टर बोले हैं तो तुझे पीनी तो पड़ेगी ही ना। और तू ही तो कहती थी ना पहले कि तुझे डेंगू हो जाए तू माजा ही पीती रहे, तो तेरा सपना पूरा हो गया ना बेटा। मैं नहीं पी रही,
अब तो मेरा मन भर गया है इसे पी पी कर। ऐसा लगता है जैसे एक घूंट और पीऊंगी ना तो उल्टी ही आ जाएगी मुझे। अब समझ आया तुझे अद्विका कि जब हम जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को खाते पीते हैं ना तो एक ऐसा वक्त आता है कि हमारा उससे मन भर जाता है। जैसे अब तेरा मन माजा से भर चुका है क्योंकि तूने पहले ही जरूरत से ज्यादा माजा पी लिया था। हाँ मम्मी, तुम सही कह रही हो। मुझे समझ आ गया है कि हर चीज का मजा लिमिट में लेना चाहिए, उसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए। मम्मी, अब मैं क्या करूं? मुझे माजा बिल्कुल पसंद नहीं रही और ये दवाई, इससे अच्छा तो अब मुझे कड़वी दवाई पिला दो, मुझे वो मंजूर है। सीमा अपनी बेटी को बहला फुसला कर माजा पिलाया करती। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन अद्विका का भाई रोहन कोका कोला लेकर आता है। सीमा कोका कोला को देखकर सोचती है, क्यों ना अद्विका का टेस्ट चेंज करने के लिए उसको कोका कोला पिला दूं, क्या पता उसको अच्छा लगे। सीमा उसमें से कोका कोला निकालती है और अद्विका के लिए ले जाती है। अद्विका बड़े ही चाव से कोका कोला पीने लगती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मेरे मुंह का टेस्ट बदला है। थैंक यू सो मच, अच्छा फील हो रहा है मुझे। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अद्विका की तबीयत में सुधार आ जाता है। इसकी वजह से वो माजा छोड़कर अब कोका कोला पीने लगती है और वक्त गुजरता जाता है। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ अद्विका का टेस्ट और उसकी पसंद भी बदलती रहती है। कुछ ही समय के बाद उसके लिए सुनील नाम के एक बहुत ही अच्छे से लड़के का रिश्ता आता है। सीमा खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी सुनील से करवा देती है और सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। माया एक आलीशान बंगले में बड़ी सी चेयर पर बैठकर हाथ में कॉफी का मग लिए कुछ सोच रही थी कि तभी उसका नौकर आता है और बोलता है, मेम साहब, आपका काम हो गया है और खन्ना साहब के यहाँ से आपका मेल भी आ गया। ओके रामू काका, आप जाइए, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। नौकर के जाने के बाद माया खुद से कहती है, आखिर आज वो दिन आ ही गया जब मैं तुम्हारे साथ वही करूँगी जो तुमने मेरे साथ किया था। विपिन, अब तुम नहीं बचोगे। ये कहकर वो जोर से हंसती है और अपनी कलाई की घड़ी में देखती है, साथ ही ड्राइवर से चलने को कहती है। कुछ ही देर के बाद वो खन्ना इंडस्ट्रीज की कंपनी में पहुंच जाती है, जहां वो कंपनी के डायरेक्टर और बॉस से मिलती है और उनके साथ में मीटिंग करती है। कुछ ही देर के बाद वो पेपर साइन करती है और खन्ना से हाथ मिलाती है, जिसके बाद वो कहता है, Congratulations, Miss Maya. Now it's your industry, your company. So take this responsibility. थैंक यू मिस्टर खन्ना। घर आकर माया रामू काका से शैंपेन की बोतल मंगवाती है और खुद से चीयर्स करते हुए कहती है, आखिर मैंने कर दिखाया। मेरा प्लान अब यहाँ से स्टार्ट होता है। कंपनी तो टेक ओवर हो चुकी है, अब बस सबको मजा चखाना बाकी है। अगले दिन सुबह होती है और माया तैयार होकर आ जाती है। साथ ही अपने मम्मी पापा की तस्वीर के आगे नमस्ते करके दीपक जलाकर लैपटॉप लेकर कार की तरफ बढ़ती है कि तभी रामू काका बोलते हैं, अरे बिटिया, जरा नाश्ता तो करती जाओ। अरे रामू काका, मुझे भूख नहीं है और वैसे भी आज मेरा पहला दिन है, मैं लेट नहीं होना चाहती। अच्छा, काम कैसे करोगी ऑफिस में बिना कुछ खाए? ऐसा करो, ये दूध पी लो और ये रोल खा लेना कार में बैठकर। माया रोल को ले जाकर कार में खाने लगती है। कुछ ही देर के बाद वो पहुंच जाती है और जैसे ही ऑफिस में घुसती है, सबसे पहले अपने कैबिन में जाती है, जहां बड़ी सी चेयर पर बैठकर उसे छूकर और अपनी नेम प्लेट पर अपना नाम देखकर वो कहती है, कितनी मेहनत और बेसब्री से मैंने ये सब पाने का इंतजार किया था। क्या क्या नहीं खोया मैंने इसके लिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं शान से अपनी जिंदगी को जीऊं। ओह, तो ये प्रोजेक्ट मिस्टर विपिन हैंडल कर रहे हैं। जितने भी मेन एम्प्लॉय हैं, उन्हें फटाफट से कैबिन में भेजो। ये सुनकर पियोन सभी एम्प्लॉयज को बुलाता है और उन सब से माया कहती है, आप सब जानकर काफी शॉक्ड होंगे, लेकिन मैं आपको बता ही देती हूँ कि खन्ना इंडस्ट्री अब से मेरी है। मैं हूँ यहाँ की नई मालकिन मिस माया और मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि जैसे आप सभी अब तक ईमानदारी से काम करते आ रहे थे, वैसे ही आगे भी करेंगे, ताकि कंपनी की और मेरी कोई बदनामी ना हो। हमें बहुत ही ध्यान से इस प्रोजेक्ट पर काम करना है
ओके मिस्टर विपिन, आप ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं? यस मैम। ओके विपिन, अब आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ दीजिए, अब इसे पूर्णिमा हैंडल करेंगी। बट मैम ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए मिस्टर विपिन, आपसे जितना कहा जाए आप उतना ही कीजिए। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। सभी अपना काम करने लगते हैं। वक्त बीतता जाता है। अब माया विपिन को छोटी छोटी बातों पर इंसल्ट करती है, उसके काम में कमियां निकालती है और मीटिंग के अंदर उसे कहती है, व्हाट द हेल, ये कैसी प्रेजेंटेशन तैयार की है आपने मिस्टर विपिन? अगर आप ऐसी घटिया प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। सॉरी मैम, आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन सही करके देता हूँ, प्लीज मैम। विपिन ऐसा कहता ही है कि माया अपना हाथ पानी के गिलास पर मारती है, जिससे विपिन का लैपटॉप भीग जाता है और विपिन उदास हो जाता है। उप्स, गलती से हाथ लग गया मेरा। आई एम सॉरी विपिन, बट ये मीटिंग हम यही कैंसिल कर देते हैं। ऐसे ही अगले दिन विपिन माया के कैबिन में आता है और उससे कुछ फाइल्स पर सिग्नेचर्स लेता है। ये कुछ पेपर्स और हैं। अच्छा, मिश्रा वाली डील का क्या हुआ? मैम वो तो कैंसिल हो गई, इन्वेस्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया। व्हाट नॉनसेंस, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं तुम्हें इस नौकरी से दफा करती हूँ। अब तक मैं चुप था, लेकिन अब मैं बोलूँगा। तुम ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हो ना? कौन सा बदला, कैसा बदला? ये तुम क्या बात कर रहे हो विपिन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विपिन अपने आगे पीछे कुछ नहीं देखता और माया का गला पकड़ लेता है। ये सब करता हुआ उसे कुछ एम्प्लॉयज देख लेते हैं और फिर विपिन कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब से आई हो मुझे बस नीचा ही दिखाई जा रही हो। मेरा गला छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रहा। अरे विपिन, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मैम को। तभी माया उससे खुद को छुड़वाते हुए उसे चांटा मारती है और बोलती है, शर्म नहीं आती अपनी बॉस का गला पकड़ते हुए? पूर्णिमा, अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गई, वरना पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। मैम ये लीजिए, आप पानी पीजिए। थैंक यू पूर्णिमा। और मिस्टर विपिन, आप, मैं नहीं जानती आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं आपको यहाँ से निकाल रही हूँ। देख लूंगा मैं तुम्हें, तुमने जो किया है उसका हिसाब मैं जरूर लूंगा तुमसे। हिसाब तो तुम्हारा होगा विपिन। इस तरह विपिन अपने घर उदास होकर लौटता है। उसकी शक्ल देखकर उसकी वाइफ सुप्रिया उससे पूछती है, क्या हुआ विपिन, तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ विपिन? वो सुप्रिया, मेरी जॉब चली गई है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं और ट्राई करूँगा, वहाँ जरूर जॉब मिल जाएगी मुझे। क्या तुम्हारी जॉब चली गई? अरे हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, घर का खर्च कैसे चलेगा? ये सब छोड़ो, मेरी किटी पार्टी और शॉपिंग का खर्च, ये सब कैसे होगा? सुप्रिया तुम चिंता मत करो, मैं दूसरी जगह जॉब ढूंढूंगा ना। ये बोलकर विपिन हर कंपनी में ट्राई करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। 2 महीने बीत जाते हैं और इसी बीच उसकी पत्नी सुप्रिया उससे गुस्सा होकर अपना बैग पैक करके उससे बोलती है, विपिन अब बहुत हो गया, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ गरीबों की तरह। आई एम फेड अप विद यू। और तुम्हें नौकरी तो मिलने से रही, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। गुड बाय। प्लीज सुप्रिया मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज सुप्रिया मत जाओ ना, प्लीज। विपिन छोड़ो मेरा पैर। एक टाइम पे मेरे पास बहुत सारे पैसे थे तो मैं तुम्हारा और अपना खर्चा उठाती थी, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा, हटो मेरे रास्ते से। उसे धक्का मारकर सुप्रिया आगे बढ़ जाती है और विपिन रोने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं और क्लब में ड्रिंक करने के बाद वो बाहर निकलता है और माया उसे अपनी गाड़ी में बैठकर देख रही होती है, साथ ही बहुत खुश होती है। उसका पीछा करते हुए वो एक पार्क तक पहुंच जाती है, साथ ही उसके पास जाकर बोलती है, सीन तो काफी जाना पहचाना और काफी अच्छा लग रहा है। ओह याद आया, ऐसे ही एक दिन तुमने मुझे भी रुलाया था। प्लीज विपिन, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन, मैं तुम्हारे बिना बेसहारा हो जाऊंगी। अरे यार प्यार काफी नहीं होता, पैसे भी होने चाहिए आजकल की जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि मैं सारा पैसा तुम पर लौटा दूं। माफ करना माया, बट मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता, मुझे कोई और मिल गई है
बाय। और आज के बाद मेरे पीछे मत आना। देखना विपिन, आज तुमने मुझे रुलाया है, एक दिन तुम भी रोओगे। और क्या कहा था तुमने कि मैं गरीब हूँ, तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, शायद मैं अपनी जिंदगी में ये कभी नहीं कर पाती। लेकिन तुमसे मिले धोखे के बाद विपिन, मैंने खुद को इतना काबिल बना लिया है कि तुम जैसे लोग रोज मेरे आगे भीख मांगते हैं। मुझे पहले ही समझ जाना था कि ये सब तुम कर रही हो। चेक इन मेट विपिन। और इस तरह माया विपिन से अपना बदला लेकर उसी की तरह उसे रुलाकर अपनी जिंदगी चैन से बिताने लगती है। साथ ही कुछ समय के बाद उसकी जिंदगी में भी एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर आ जाता है, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। साधना एक बहुत ही सुलझी और सीधी लड़की थी, लेकिन उसका मन बस कृष्ण भक्ति में ही लगता था। उसकी एक ही इच्छा थी कि अगर उसकी किसी से शादी हो तो उसका नाम कृष्णा हो। ऐसे ही एक दिन साधना की माँ मीरा उससे बोलती है, साधना बेटा, जब देखो तब तू पूजा पाठ में लगी रहती है। तेरी उम्र की लड़कियां तो पब जाती हैं, डिस्को जाती हैं, और तू? माँ, मुझे इसी में आनंद आता है। मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। बेटा, तेरे लिए ना एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। कल वो लड़का तुझे देखने आ रहा है। माँ, ये बताओ कि लड़के का नाम कृष्णा तो है ना? मैं तो शादी तभी करूँगी जब लड़के का नाम या तो कृष्ण हो या फिर कृष्णा। कैसी पागल लड़की है तू, कृष्ण की इतनी दीवानी है कि ये तक नहीं पूछा कि लड़का क्या करता है, क्या कमाता है। बस ये जानना है इनको कि लड़के का नाम क्या है। माँ बताओ ना, आप नहीं बताओगी तो मैं परेशान हो जाऊंगी। हाँ बेटा, उसका नाम कृष्णा शर्मा है और वो शाम को तुझे देखने आ रहा है, तो तू अच्छे से तैयार हो जाना। शाम हो जाती है और कृष्णा साधना को देखने के लिए उनके घर आता है, जिसके बाद वो उसे देखते ही पसंद कर लेता है। कुछ ही समय के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद कृष्णा साधना से कहता है, साधना बताओ तुम्हें कहाँ घुमा के लाऊं? हम कोई अच्छी सी जगह चलते हैं। कितने दिन हो गए हैं ना, हम कहीं घूमने ही नहीं गए। या तो तुम घर का काम करती रहती हो या किसी पुजारन की तरह जब देखो मंदिर में घुसी रहती हो। मथुरा चलते हैं, वहाँ की जन्माष्टमी बहुत मशहूर है और मैं ना कभी मथुरा नहीं गई। कितना मजा आएगा। यार कैसी लड़की हो तुम, लोग गोवा जाते हैं, शिमला जाते हैं और तुमको मथुरा जाना है। सारा मूड खराब कर दिया, कहीं नहीं जा रहे हम। कृष्णा का ऐसा स्वभाव देखकर साधना सब समझ जाती है कि नाम कृष्णा होने से कोई कृष्ण का भक्त नहीं होता। ऐसे ही साधना की शादी को 4 साल पूरे हो जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक यूं ही चलता है, पर अभी तक उसकी कोख सूनी थी। ऐसे ही एक दिन कृष्णा साधना से बोलता है, तुम सारा दिन इस मूर्ति की पूजा में लगी रहती हो, तुम्हें आज तक कुछ मिला भी है या नहीं? मुझे कृष्ण भक्ति में सुकून मिलता है और मजा भी आता है। साधना, मुझे पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। मैं सारा काम करती हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करती हूँ। अगर बचा हुआ टाइम मैं भक्ति में लगा लूँ तो क्या गलती है? तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। इतना कहकर वो अपने काम के लिए निकल जाता है और कुछ ही घंटों के बाद साधना को एक कॉल आता है। हेलो मिसेस, आप साधना बात कर रही हो? हाँ, मैं साधना बात कर रही हूँ। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत सीरियस है। आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। साधना भागी भागी हॉस्पिटल जाती है और नर्स को देखकर बोलती है, नर्स, कहाँ है कृष्णा? कैसे है वो? देखो, मुझे उनसे मिलना है, प्लीज बताइए ना। देखिए, उनकी हालत बहुत खराब है, आप उनसे अभी नहीं मिल सकती। साधना कृष्ण जी की मूर्ति को वहीं साइड में रखकर उनकी पूजा में लग जाती है और कहती है, हे कृष्ण, अब आप ही सहारा हो मेरा सुहाग बचा लीजिए। जिसके बाद साधना लगातार सुबह से शाम तक पूजा करती है और तभी कृष्णा को होश आ जाता है और वो डॉक्टर से कहता है, थैंक्स डॉक्टर, आपने मुझे बचा लिया। थैंक्स मुझे नहीं, अपनी वाइफ को बोलिए जो सुबह से रात तक कृष्ण पूजा में लगी रही। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। प्लीज मेरी बीवी को बुला दीजिए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। मैंने आज तक बहुत गलतियाँ की हैं, मैं अब वो सुधारना चाहता हूँ। इतने में साधना कृष्णा से मिलने आती है और उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद कृष्णा बोलता है, मुझे माफ कर दो साधना, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा।
लेकिन तुमने मुझे कभी पलट के जवाब तक नहीं दिया। तुम कितनी अच्छी हो ना, और मैं नादान था जो ये सब समझ ही नहीं पाया। आप मेरे पति हैं, प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस बार हम कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा चलेंगे। आप सच बोल रहे हैं? पर आपको तो ये सब पसंद नहीं है। मुझे समझ आ गया है कि श्रद्धा कितनी जरूरी है। कृष्णा वादे के अनुसार साधना को लेकर मथुरा जाता है, जहाँ पर वो सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं और मिलकर बहुत घूमते हैं। इतना ही नहीं, वो मथुरा की जन्माष्टमी का बखूबी आनंद लेते हैं और श्री कृष्ण भगवान के जन्म के वक्त उन्हें झूला भी झुलाते हैं। जिसके बाद कृष्णा बोलता है, वाह क्या सुंदर जगह है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। बोला था ना, आप एक बार आओगे तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। तुम सही कहती हो, मैंने ही गलती कर दी यहाँ पहले ना आकर। दोनों पति पत्नी घूम ही रहे होते हैं कि तभी साधना को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो अपने चारों तरफ अच्छे से देखती है तो उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो कि सड़क के किनारे जमीन पर एक कपड़े में लिपटा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था। साधना बच्चे के पास जाकर उसे उठा लेती है और अपने सीने से लगाकर चुप करवाती है। कुछ ही देर के बाद वो बच्चा शांत होकर सो जाता है। जिसके बाद साधना कृष्णा को बोलती है, सुनो, ये बच्चा अकेले सड़क पे पड़ा हुआ रो रहा था। पता नहीं कैसे लोग हैं, अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर चले गए। देखो कितना मासूम बच्चा है, और ये तो बहुत छोटा है। कितना प्यारा है ना। पता नहीं ऐसी कौन सी माँ है जो अपने इतने छोटे से बच्चे को ऐसे सड़क पे छोड़ के चली गई। साधना और कृष्णा मिलकर उस बच्चे के माँ बाप को बहुत ढूंढते हैं, पर उन्हें किसी की कोई खबर नहीं मिलती। जिसके बाद उन्हें एक पंडित जी मिलते हैं जो उनसे कहते हैं, क्या हुआ, आप दोनों क्यों परेशान हो? देखिए ना पंडित जी, ये बच्चा हमें रास्ते में मिला है और कोई भी नहीं बता रहा है कि ये बच्चा है किसका। यजमान, अगर इस बच्चे के माता पिता नहीं मिल रहे तो आप ही इस बच्चे को पनाह दे दीजिए। अरे इसकी जिंदगी संवर जाएगी। इतना बोलकर पंडित जी जाने लगते हैं और जाते हुए अचानक एक मोर पंख वहीं पर ही छोड़कर चले जाते हैं, जिसे साधना देख लेती है। वो पंडित को फिर से देख पाती, इतने में पंडित जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद साधना कृष्णा को बोलती है, सुनो, मैं कहती हूँ इस बच्चे को हम पाल लेते हैं। साधना, ये कैसी बात कर रही हो तुम? ये बच्चा हमारा नहीं है, हम इसको कैसे पाल सकते हैं? सुनिए जी, ये बच्चा भगवान कृष्ण का इशारा है, हमें इस बच्चे को पालना चाहिए। तुम समझती क्यों नहीं हो साधना, बचपना मत करो। हमारा ऐसे जन्माष्टमी पे आना और ऐसे बच्चे का सड़क पे अकेले रोते हुए मिलना भगवान का इशारा ही तो है। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। आज से इस बच्चे की परवरिश हम करेंगे और इसे हर साल यहाँ जन्माष्टमी दिखाने लाएंगे। आखिर ये बच्चा हमें कृष्ण भगवान ने तोहफे में ही तो दिया है, कृष्ण जी के दर्शन करने तो बनते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। कृष्णा साधना की बात मान लेता है और वो दोनों बच्चे को लेकर वापस अपने घर लौटते हैं। जिसके बाद साधना और कृष्णा मिलकर उस बच्चे का नाम मुरली रखते हैं और दोनों मिलकर उस बच्चे को बिल्कुल एक माँ बाप की तरह प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, साधना और कृष्णा मिलकर श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और मुरली का भी अच्छे से ध्यान रखते हैं और हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। काजल और राज डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां वो दोनों खाने में पनीर और दाल मखनी के साथ साथ तंदूर की रोटी मंगाते हैं। काजल अपना सारा खाना जल्दी से खत्म कर लेती है, तो वहीं राज अपने प्लेट में खाना छोड़ देता है और बोलता है, वाह बहुत टेस्टी था खाना, अब चलें घर मैडम। अरे राज, तुमने अपना खाना खत्म नहीं किया, चलो खाओ। अरे यार पेट भर गया और ज्यादा कहाँ बचा है, छोड़ो ना अब बेबी, चलते हैं। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, खाने पर हमारे पैसे लगे हैं। रुको, तुम खा नहीं पा रहे हो तो मैं इसे पैक करवा लेती हूँ। काजल वेटर को बोलकर बचा हुआ खाना पैक करवा लेती है। उसके बाद में दोनों वापस घर आ जाते हैं। काजल बचा हुआ पैक खाना रसोई में जाकर प्लेट में डालती है और राज को जबरदस्ती वो खाना खिला देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं।
एक दिन काजल और उसकी सास गीता सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि तभी गीता काजल से बोलती है। काजल बहू, जरा एक कप चाय बना दे, बड़ी तड़प हो रही है चाय पीने की। ठीक है माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। काजल एक कप चाय बनाती है और अपनी सास को लाकर देती है, जिस पर गीता उससे बोलती है, अरे बहू, तुम अपने लिए चाय नहीं लेकर आई? नहीं माँ जी, मुझे नहीं पीनी, आप ही पी लीजिए। गीता चाय पीती है कि तभी चाय पीते पीते उसकी पड़ोसन का कॉल आता है। कॉल उठा के बात करने के बाद में गीता चाय का आधा कप पीकर वापस रख देती है और अपनी बहू से बोलती है, अरे बहू, वो मुझे ना पड़ोसन के पास जाना है, कुछ जरूरी काम है, तो अभी आती हूँ थोड़ी देर में। वो तो ठीक है माँ जी, पर चाय तो पूरी पीकर जाइए। अरे रहने देना, टाइम नहीं है अभी, फेंक दियो इसको बाद में। अरे ऐसे कैसे फेंक दूं माँ जी, फ्री की थोड़ी ना बनी है, कितनी महंगी पत्ती लगी है, ऊपर से दूध चीनी का खर्चा और जो गैस लगा वो अलग से। चाय तो आपको पीनी ही पड़ेगी। बहू क्यों जिद करे जा रही है? अरे फेंक देना इसको, इतना सा काम नहीं करेगी और लेक्चर सुनाती जाएगी। अगर आप चाय खत्म नहीं करेंगी ना, तो मैं शाम को आपको चाय ही नहीं दूंगी बनाकर। गीता गुस्से में चाय पी लेती है और वहाँ से अपने पड़ोसन के यहाँ जाने के लिए निकल जाती है। शाम को राज वापस घर आता है और आकर काजल से बोलता है, काजल, ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए, नए सैंडल। मुझे ये रास्ते में आते हुए शॉप पर दिखे, अच्छे लगे तो सोचा ले लेता हूँ। कैसी लगी तुमको? बहुत अच्छी राज जी, पर इसको मैं बाद में पहनूंगी, अभी पहले वाली ही नहीं टूटी। तो क्या हुआ, उसको बाद में पहन लेना, अब कभी हम बाहर जाएं तो यही पहनना, ठीक है? नहीं जी, जब तक वो पहले वाली सैंडल घिस घिस के टूट नहीं जाती ना, तब तक मैं नई सैंडल नहीं पहनूंगी। पूरे 500 रुपए की ली थी, कम से कम 500 बार तो पहनूंगी ही उसे। काजल की हर चीज पर पैसा वसूलने की आदत से राज और गीता दोनों ही तंग आ गए थे, पर वो करते भी तो क्या करते। एक दिन राज के दो दोस्त रमन और ध्रुव उनके घर आते हैं खाना खाने के लिए। काजल खाने की तैयारी करके सबको खाने के लिए आवाज लगाती है। काजल सबको खाना परोसती है कि तभी रमन और ध्रुव खाने को बहुत पसंद करते हैं और बोलते हैं, वाह भाभी, कमाल ही कर दिया, सही में खाना बहुत टेस्टी था। तभी काजल उनकी प्लेट में बचा हुआ खाना देखकर बोलती है, शुक्रिया देवर जी, पर खाना तो पूरा खत्म करके जाइए। अरे अरे बस भी करो, अब पेट भर गया है। देवर जी, खाना तो आपको पूरा खत्म करना होगा, क्योंकि खाने पर लगे हैं आपके ही दोस्त के पैसे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की चवन्नी भी बर्बाद हो, इसलिए पूरा खाना खाइए, वरना आगे से मेरे घर खाने पर मत आना। काजल को ध्रुव से ऐसा कहता देखकर राज को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम अब मेरे दोस्तों को भी नहीं छोड़ोगी क्या? अरे घर के बाहर तो कम से कम बेइज्जती करवाती ही हो, और घर में तो बख्श देती। अरे एक तो बेचारा तुम्हारे खाने की इतनी तारीफ कर रहा है, ऊपर से तुम उसको जबरदस्ती खाना खत्म करने की कह रही हो। तारीफ से खाने पर लगा पैसा थोड़ी ना वसूल हो जाएगा, इसीलिए खाना तो खत्म करना ही होगा राज जी। चुप रहो तुम, मेरे पैसे लगे हैं इस पर, मुझे नहीं करनी वसूली, समझी? वाह राज जी, आज तो आपने बोल ही दिया कि आपके पैसों पर, आपके घर पर और आप पर भी मेरा कोई हक नहीं है। अरे अगर इतना ही बुरा लगता है ना मेरा बोलना, तो आज के बाद मैं कुछ कहूँगी ही नहीं। राज की ऐसी बातें काजल को बहुत बुरी तरह चुभ जाती है, जिसके बाद में वो कभी भी किसी चीज के लिए अपनी पैसा वसूलने की आदत को बीच में नहीं लाती। कुछ समय यूं ही बीत जाता है कि तभी एक दिन अचानक राज की माँ गीता को उनकी बेटी सुमन का कॉल आता है। कॉल सुनने के बाद में वो जोर जोर से रोने लगती है और राज को पुकारती है, राज, ओ बेटा राज, अरे जल्दी आजा बेटा, कहर टूट गया अपने ऊपर। राज अपनी माँ की आवाज को सुनकर कमरे से दौड़ा दौड़ा आता है और काजल भी रसोई का सब काम छोड़कर भागकर अपनी सास के पास में आती है, जिसके बाद में गीता को ऐसा रोता देखकर राज बोलता है, माँ रो क्यों रही हो, क्या हुआ बताओ माँ। तेरी बहन का कॉल आया था, दामाद जी का एक्सीडेंट हो चुका है, उनके ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए चाहिए। क्या, कैसे हुआ ये? और माँ, इस वक्त तो मेरे पास पैसे भी नहीं है,
तो कहाँ से लाऊं? जी सुनिए, मैं काजल को बीच में टोकते हुए राज बोलता है। तुम तो चुप ही रहना। तुम्हारा पैसा वसूल कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ तो मैं माफ नहीं करूँगा तुम्हें कभी भी। काजल राज की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और अपनी आंखों में आंसू लिए कमरे में आ जाती है। और वहाँ राज अपने दोस्त रमन को कॉल करके उससे पूछता है। रमन यार, तेरी हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ बोल। यार कुछ पैसे चाहिए मुझे, 50,000 दे दे यार, इमरजेंसी है बहुत। तुझे अगले महीने तक लौटा दूंगा। मेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है और ऑपरेशन में पैसे कम पड़ रहे हैं। ओ सॉरी यार, मेरे पास तो नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ध्रुव से पूछता हूँ। अरे ध्रुव भी यही है मेरे साथ और वो मना कर रहा है, उसके पास भी नहीं है। ठीक है चल बाय। राज को उसके दोस्तों से भी कोई मदद नहीं मिलती, जिसके बाद वो उदास होकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करे। कि तभी काजल हाथ में पैसे लिए कमरे से बाहर आती है और राज के आगे पैसे रखते हुए बोलती है, ये लीजिए पैसे और जल्दी से दीदी को भेज दीजिए। काजल के पास में इतने सारे पैसे देखकर गीता और राज हैरान थे और उससे पूछते हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए काजल? हाँ बहू बता, कहाँ से आए? किसी को मारा वारा तो नहीं? नहीं माँ जी, ये पैसे राज जी के ही हैं। आप मेरी जिस आदत से परेशान थे ना, ये मैंने अपनी उसी आदत के चलते बचाए हैं। मैंने कभी कोई फालतू चीज नहीं खरीदी, घर के खर्चे को भी बड़ी ही सोच समझ कर निपटाया है और उसी लिए मैंने ये पैसे भी बचाए हैं। और कोई भी फिजूल खर्च नहीं किया। बस जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी ना, तभी कोई नई चीज या तो ली है और या फिर खरीदी है। काजल सच में तुमने ऐसे करके कितने सारे पैसे जोड़ लिए? हाँ राज जी, और ये आपके पैसे हैं तो आपको ही दे दिए जाएं और जमा करवा दीजिए दीदी के अकाउंट में। राज जल्दी से वो पैसे अपनी बहन को भेज देता है और घर आकर अपनी माँ गीता से कहता है, माँ मैंने कितना गलत समझाना काजल को, और क्या कुछ नहीं सुनाया उस दिन। जिन दोस्तों की वजह से बोला था, उन्होंने तो वक्त आने पर मेरी मदद भी नहीं की। हाँ बेटा, और तू ही नहीं बल्कि एक औरत होके मैं भी ये बात को नहीं समझ पाई कि बहू की ये आदत हमारे घर परिवार के लिए बिल्कुल सही थी। आखिर घर की लक्ष्मी ही तो थी वो, और अब वो नहीं सोचेगी हमारे घर के बारे में तो कौन सोचेगा। दोनों माँ बेटे आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी काजल वहाँ आती है और पूछती है, दे आए आप पैसे? हाँ काजल, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है राज जी, आपके पैसे आप अपने पास ही रखो। हाँ जानता हूँ तुम हर्ट हो, इसलिए इतने रूखे ढंग से बात कर रही हो, पर करो भी क्यों ना, गलती भी तो मेरी ही थी और इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। काजल प्लीज माफ कर दो ना मुझे। अरे नहीं नहीं राज जी, मैं तो बस ऐसे ही कर रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप भी बहुत परेशान हुए ना। राज काजल को टोकते हुए कहता है, नहीं काजल, आदत गलत नहीं है। हम भी नहीं समझ पाए कि इस आदत के फायदे अब तुम ही नहीं, मैं और माँ भी इस आदत को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे और जरूरत से ज्यादा खर्चों पर रोक लगाएंगे, ताकि बुरे समय का सामना करने के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। हाँ बहू, राज बिल्कुल सही कह रहा है। जिसके बाद राज और गीता ये भी समझ जाते हैं कि हर आदत बुरी नहीं होती, बस हमें उसके फायदे कुछ समय बाद समझ में आते हैं। इसके बाद तीनों इस आदत को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।